क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी सिर्फ एक झूठी उम्मीद पर टिकी हैं? और क्या अगला बड़ा क्रैश पहले ही शुरू हो चुका है? अगर मैं कहूं कि हर बड़ा मार्केट क्रैश पहले से लिखा हुआ होता है, तो क्या आप मानेंगे? क्या अगला फाइनेंशियल क्रैश अचानक आएगा या उसकी शुरुआत चुपचाप हो चुकी है? आज हम दुनिया में आए अब तक के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की सच्चाई खोलने वाले हैं और जानेंगे कि हर तबाही की शुरुआत कैसे हुई। 1929 से लेकर 2020 तक के वित्तीय संकट इतिहास के सबसे बड़े उछाल और गिरावट के दौर को दिखाते हैं। जब शेयर बाजार तेजी से ऊपर जाता है और आसानी से कर्ज मिलने लगता है, तब आम लोगों को लगने लगता है कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा। लोग अपनी जमा पूंजी बाजार में लगाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ उम्मीद के भरोसे। लेकिन इसी उम्मीद के नीचे बाजार का ढांचा कमजोर होने लगता है। बैंक ज्यादा मुनाफे के लिए उन लोगों को भी कर्ज देने लगते हैं जो उसे चुका नहीं सकते। असली मूल्य की जगह सट्टेबाजी आ जाती है। पूरी अर्थव्यवस्था एक नाजुक ढांचे में बदल जाती है जो कभी भी टूट सकती है। क्योंकि ये गिरावटें पूरे सिस्टम से जुड़ी होती हैं, इसलिए बार बार दोहराई जाती हैं। आधुनिक आर्थिक इतिहास को समझने के लिए हमें उस ताकत को देखना होगा जो हर बार सिस्टम टूटने पर सामने आती है। सरकार का विशाल हस्तक्षेप। 29 अक्टूबर 1929 की सुबह वॉल स्ट्रीट टूट गया। कुछ घंटों में शेयरों की कीमतें गिर गईं और लोगों की दौलत खत्म हो गई। नुकसान सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहा। जिन बैंकों ने बाजार में पैसा लगाया था, वे एक एक करके बंद होने लगे। परिवार अपनी जीवन भर की बचत निकालने बैंक पहुंचे, लेकिन दरवाजे बंद मिले। नौकरियां तेजी से खत्म हुईं और बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई। ग्रामीण अमेरिका में आर्थिक संकट के साथ डस्ट बोल नाम की पर्यावरणीय आपदा भी आई। उपजाऊ जमीन रेत में बदल गई, खेती बर्बाद हो गई और लोगों की जमीन छिन गई। इस संकट के जवाब में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील शुरू किया। इसमें सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार दिए, वित्तीय सुधार किए और सुरक्षा योजनाएं शुरू की जो पहले कभी नहीं थीं। लेकिन असली सुधार तब आया जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा देश औद्योगिक उत्पादन में लग गया और सबको काम मिला। अक्टूबर 1973 में वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नए खतरे से टकराई। भू राजनीतिक शक्ति। अरब तेल निर्यातक देशों ने इजराइल का समर्थन करने वाले देशों पर तेल प्रतिबंध लगा दिया। आपूर्ति रुक गई और तेल की कीमतें $3 से बढ़कर $12 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गईं। लोग थोड़ा ईंधन पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। ये दौर स्टैगफ्लेशन का उदाहरण था, यानी महंगाई ज्यादा और विकास कम। ऊर्जा की कीमतें बढ़ीं, उपभोक्ता कीमतें ऊपर गईं, जबकि नौकरियां और आर्थिक विकास नीचे गिर गए। औद्योगिक देशों को समझ आ गया कि सस्ते मध्य पूर्वी तेल पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक है। सरकारों ने वैकल्पिक ऊर्जा, ईंधन दक्षता और रणनीतिक तेल भंडार पर निवेश शुरू किया। कुछ दशक बाद खतरा फिर वॉल स्ट्रीट पहुंचा। 2000 के शुरुआती वर्षों में बैंकों ने हाउसिंग बूम पैदा किया और कमजोर क्रेडिट इतिहास वाले लोगों को भी सब प्राइम होम लोन देने लगे। बैंकों ने इन जोखिम भरे लोन को पैकेज बनाकर मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज तैयार किए। रेटिंग एजेंसियों ने इन्हें AAA सुरक्षित रेटिंग दे दी, जबकि अंदर बहुत बड़ा खतरा छिपा था। जब घरों की कीमतें रुक गईं और गिरने लगीं, तब असली समस्या सामने आई। 2008 में लीमन ब्रदर्स रातों रात ढह गया और वैश्विक क्रेडिट सिस्टम जम गया। शेयर बाजार गिर गए, खरबों डॉलर खत्म हो गए, लाखों लोगों की रिटायरमेंट बचत मिट गई और परिवारों को घर खोने का खतरा होने लगा। उनके घर की कीमत उनके कर्ज से भी कम हो गई थी। सिस्टम बचाने के लिए सरकारों ने इतिहास का सबसे बड़ा बेल आउट दिया। सिर्फ अमेरिका ने $700 अरब फेलिंग बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस में डाले ताकि पूरा सिस्टम ना टूट जाए। 2020 का संकट
एक स्वास्थ्य आपातकाल के साथ आया। सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिए और सप्लाई चेन रुक गई। डाउ जोन्स ने इतिहास की 3 सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावटें देखी। नीति निर्माताओं ने तुरंत जवाब दिया। केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें शून्य कर दी और अमेरिकी कांग्रेस ने $2.2 ट्रिलियन का राहत पैकेज पास किया। नागरिकों को सीधे पैसे भेजे गए। 2020 में केयर्स एक्ट आया। $2 ट्रिलियन से ज्यादा का रेस्क्यू पैकेज, डायरेक्ट पेमेंट्स दिए गए, इंटरेस्ट रेट्स 0% कर दिए गए। इन कदमों से स्टॉक मार्केट जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन असली दुनिया धीरे संभलती है। अनएम्प्लॉयमेंट बनी रहती है, बिजनेस बंद होते रहते हैं, लोग संघर्ष करते रहते हैं। यानी मार्केट ऊपर चली जाती है, लेकिन आम इंसान नीचे ही रह जाता है। टेक कंपनियों और सरकारी लिक्विडिटी के सहारे शेयर बाजार अगस्त तक पूरी तरह संभल गया। ये इतिहास का सबसे छोटा बेयर मार्केट था, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग थी। छोटे कारोबार बंद पड़े थे और बेरोजगारी ऊंची थी, क्योंकि वॉल स्ट्रीट भविष्य के मुनाफे पर चलता है, जबकि आम बाजार को आज नकद चाहिए होता है। 1929 से 2020 तक हर बड़ा संकट एक जैसा पैटर्न दिखाता है, तेज गिरावट और डर का फैलना। चाहे वजह लालच हो, तेल संकट हो या वायरस, जवाब अब तय हो चुका है। आज की अर्थव्यवस्था स्थायी रूप से सरकारी हस्तक्षेप पर निर्भर हो चुकी है। मुक्त बाजार अब अपने आप नहीं संभलता, उसे केंद्रीय बैंकों और $1 ट्रिलियन राहत पैकेज की जरूरत पड़ती है। ये हस्तक्षेप बाजार को जल्दी संभाल देते हैं, लेकिन आम लोगों पर इसकी मानवीय कीमत बहुत भारी होती है। और जब बाजार फिर ऊपर जाता है, तब लोग नियंत्रण और जोखिम के सबक जल्दी भूल जाते हैं। इतिहास हमें दिखाता है, कोई भी अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं है।